असम एक ऐसा स्टेट जहां फ्लड अब सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि लगभग हर साल आने वाली रियलिटी बन चुका है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कितने गांव पानी में डूबे। सवाल है कि आखिर हर साल वही तस्वीरें क्यों दिखाई देती हैं। सरकार हर साल रिलीफ ऑपरेशन चलाती है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन आज तक क्यों नहीं मिला। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौहान और आप देख रहे हैं आज का भारत। असम फ्लड में अब तक 68 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5,24,000 से ज्यादा लोग अभी भी इस आपदा में प्रभावित हैं। सैकड़ों गांव जलमग्न और हजारों परिवारों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। राहत एजेंसियां लगातार रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन कई इलाकों में सामान्य स्थिति लौटने में भी समय लगेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, फ्लड आया कैसे? क्या इसकी वजह हैवी रेनफॉल है? जवाब है नहीं। असम की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, ये नदी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में प्रवेश करती है। मानसून के दौरान लगातार बारिश होने पर इसमें पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसके साथ आने वाली सहायक नदियां भी अतिरिक्त पानी लेकर ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। जब नदी अपनी क्षमता से ज्यादा भर जाती है तो पानी आसपास के इलाकों में फैलने लगता है। यही फ्लड का सबसे बड़ा कारण बनता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। केवल बारिश ही समस्या नहीं, सालों से ब्रह्मपुत्र में सिल्ट यानी मिट्टी और गाद जमा होती रहती है। इससे कई जगह नदी की गहराई कम होने से पानी को बहने के लिए कम जगह मिलती है। परिणाम यह होता है कि तेज बारिश के दौरान नदी जल्दी ओवरफ्लो करने लगती है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। हाल के वर्षों में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स बढ़े हैं। कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होने से फ्लड का खतरा पहले की तुलना में अधिक बढ़ गया है। इस बार सबसे ज्यादा असर अपर असम के कई जिलों में देखा गया। कई सड़कें पानी में डूब गई, बिजली और संचार व्यवस्था प्रभावित हुई और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना पड़ा। अच्छी बात यह रही कि कुछ क्षेत्रों में पानी घटने के बाद सड़क और संचार सेवाएं धीरे धीरे बहाल की जा रही हैं। लेकिन अब सवाल है, अगर असम में फ्लड कोई नई समस्या नहीं तो क्या सरकार पहले से बेहतर तैयारी कर सकती थी? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन समय पर शुरू हुआ? और सबसे जरूरी, जब फ्लड हर साल आता है तो सरकार ने इस बार क्या किया और क्या इससे पहले बेहतर तैयारी की जा सकती थी? सबसे पहले बात करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की। फ्लड का असर बढ़ते ही असम सरकार ने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी AASDM में SDRF, NDRF, आर्मी, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और स्थानीय प्रशासन को राहत कार्यों में लगाया। प्रभावित इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रशासन ने राहत शिविर शुरू किए, जहां हजारों विस्थापित लोगों को भोजन, पीने का पानी और अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराया गया। सरकार का दावा है कि कई इलाकों में पानी कम होते ही रोड कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया गया। अपर असम के अधिकांश प्रभावित क्षेत्रों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सड़क संपर्क फिर से शुरू किया गया। तो क्या इसका मतलब है कि सरकार का रिस्पॉन्स पूरी तरह सफल रहा? ऐसा कहना भी सही नहीं होगा। कई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट का मानना है कि असम की सबसे बड़ी चुनौती रिलीफ नहीं, प्रिवेंशन है। हर साल फ्लड आने के बाद राहत सामग्री पहुंचाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि बाढ़ का असर पहले से कम किया जाए। यहीं सबसे बड़ी बहस शुरू होती है। एक्सपर्ट लंबे समय से कह रहे हैं कि एम्बैंकमेंट यानी तटबंधों की नियमित निगरानी और समय पर मुरम्मत की जरूरत है। कई जगह पुराने तटबंध कमजोर पड़ जाते हैं या तेज बहाव के सामने टिक नहीं पाते। अगर फ्लड मैनेजमेंट केवल मानसून के दौरान सक्रिय हो और बाकी महीनों में तैयारी धीमी रहे तो हर साल वही संकट दोबारा लौट सकता है। दूसरी बड़ी चुनौती है रिवर मैनेजमेंट। ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे अधिक सिल्ट लाने वाली नदियों में गिनी जाती है। नदी में लगातार जमा होने वाली गाद उसके बहाव को प्रभावित करती है। एक्सपर्ट का कहना है कि फ्लड मैनेजमेंट में केवल तटबंध ही नहीं बल्कि रिवर बेसिन प्लानिंग, वैज्ञानिक अध्ययन और दीर्घकालिक रणनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक और मुद्दा है अर्ली वार्निंग सिस्टम। पिछले कुछ वर्षों में मौसम विभाग और प्रशासन की चेतावनी व्यवस्था बेहतर हुई है। कई लोगों को पहले से अलर्ट मिलने के कारण समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सका। लेकिन दूर दराज के कुछ इलाकों में अभी भी सूचना समय पर पहुंचाना और स्थानीय स्तर पर तैयारी मजबूत करना चुनौती बना हुआ है। यानी तस्वीर दो हिस्सों में दिखाई देती है। एक तरफ रेस्क्यू टीम ने कठिन परिस्थितियों में लोगों की जान बचाने का काम किया, दूसरी तरफ ये सवाल भी बना हुआ है कि अगर असम हर साल फ्लड का सामना करता है तो लॉन्ग टर्म फ्लड मैनेजमेंट प्लान को और मजबूत बनाने की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। यही कारण है कि अब केवल राहत कार्यों की नहीं बल्कि परमानेंट फ्लड मिटिगेशन स्ट्रेटेजी की चर्चा तेज हो रही है। लेकिन अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या असम को हर साल आने वाली इस बाढ़ से स्थायी राहत मिल सकती है? और अगर हाँ, तो उसके लिए सिर्फ सरकार नहीं बल्कि साइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थानीय प्लानिंग तीनों की क्या भूमिका होगी? परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? क्या हर साल यही हल रहेगा? जवाब है हाँ।
लेकिन इसका कोई एक सोल्यूशन नहीं। फ्लड एक्सपर्ट का कहना है कि असम जैसी रिवर सिस्टम को सिर्फ एम्बैंकमेंट बनाकर पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रह्मपुत्र कोई सामान्य नदी नहीं, ये दुनिया की सबसे डायनेमिक रिवर में गिनी जाती है। हर साल ये अपना फ्लो बदलती है, बड़ी मात्रा में सिल्ट लेकर आती है और कई जगह अपना रास्ता भी बदल देती है। यही वजह है कि फ्लड मैनेजमेंट को केवल डिजास्टर रिस्पॉन्स नहीं बल्कि रिवर बेसिन मैनेजमेंट के रूप में देखने की जरूरत है। इस सवाल उठता है कि सरकार को और क्या करना चाहिए। सबसे पहला कदम, स्ट्रॉन्गर एम्बैंकमेंट मैनेजमेंट। एक्सपर्ट का कहना है कि कई तटबंधों की समय समय पर इंजीनियरिंग ऑडिट और मेंटेनेंस होनी चाहिए। फ्लड आने के बाद मरम्मत करने के बजाय प्री मानसून तैयारी अधिक प्रभावी मानी जाती है। दूसरा, बेटर अर्ली वार्निंग सिस्टम। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में मौसम विभाग की फोरकास्टिंग और अलर्ट सिस्टम में सुधार हुआ है, लेकिन दूर दराज के गांव में समय पर जानकारी पहुंचाना अभी भी एक चुनौती है। अगर लोगों को 24-48 घंटे पहले स्टिक अलर्ट मिले तो जान माल का नुकसान काफी हद तक कम किया जा सकता है। तीसरा है साइंटिफिक रिवर मैनेजमेंट। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि ब्रह्मपुत्र को समझने के लिए लॉन्ग टर्म रिसर्च, सेडिमेंट स्टडी, फ्लड प्लेन मैपिंग और बेहतर वाटर मैनेजमेंट की जरूरत है। ये कोई ऐसा काम नहीं जिसे एक साल में पूरा किया जा सके। इसके लिए केंद्र सरकार, असम सरकार और विशेषज्ञ संस्थानों को मिलकर कई वर्षों तक लगातार काम करना होगा। चौथा, बेटर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। हर साल हजारों परिवार अपना घर छोड़ने पर मजबूर होते हैं। कुछ लोग महीने तक रिलीफ कैंप में रहते हैं। ऐसे परिवारों के लिए केवल राहत सामग्री नहीं बल्कि लाइवलीहुड सपोर्ट, हाउसिंग असिस्टेंस और बच्चों की एजुकेशन जैसी योजनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? इसका जवाब भी संतुलित होना चाहिए। एक तरफ फ्लड, एक तरफ नेचुरल डिजास्टर है। हैवी रेनफॉल, क्लाइमेट चेंज और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी को पूरी तरह रोकना संभव नहीं, लेकिन दूसरी तरफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, एम्बैंकमेंट मेंटेनेंस, अर्बन प्लानिंग और रिवर मैनेजमेंट ऐसे क्षेत्र है जहां बेहतर प्लानिंग से नुकसान कम किया जा सकता है। यानी प्राकृतिक कारणों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनके असर को कम जरूर किया जा सकता है। यही सबसे बड़ा अंतर है डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट में। लेकिन क्या चाइना भी असम फ्लड का कारण है? अब यहाँ एक सवाल बार बार सोशल मीडिया पर पूछा जाता है, क्या चाइना ब्रह्मपुत्र का पानी छोड़ देता है इसलिए असम में फ्लड आता है? ये दावा सुनने में जितना बड़ा लगता है उतना सीधा सच नहीं। सबसे पहले एक फैक्ट समझिए, जिस नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है वो नदी तिब्बत में यारलंग सेंगपो के नाम से बहती है। इसका ऊपरी हिस्सा चाइना में है, फिर यह अरुणाचल के प्रदेश के रास्ते असम में प्रवेश करती है और आगे बांग्लादेश की ओर बढ़ती है। यही वजह है कि जब भी असम में बाढ़ आती है तो चाइना का नाम चर्चा में आता है। लेकिन क्या इसके सबूत हैं? अब तक ऐसा कोई सार्वजनिक और प्रमाणित सबूत नहीं कि चाइना ने जानबूझकर पानी छोड़कर असम में बाढ़ पैदा की हो। हाँ, ये सच है, चाइना ने तिब्बत में इस नदी पर कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए हैं और भविष्य में कुछ नए प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित किए हैं। भारत ने कई बार इन प्रोजेक्ट को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि किसी भी बड़े निर्माण का असर नदी के प्राकृतिक प्रभाव पर पड़ सकता है। लेकिन फ्लड एक्सपर्ट का कहना है कि असम में आने वाली अधिकांश बाढ़ का मुख्य कारण स्थानीय और क्षेत्रीय भारी बारिश, अरुणाचल और असम की सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र बेसिन में अत्यधिक जल प्रवाह होता है। यानी चाइना एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न जरूर है, लेकिन वर्तमान फ्लड की पूरी जिम्मेदारी केवल चाइना पर डाल देना फैक्ट बेस्ड निष्कर्ष नहीं होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, भारत और चाइना के बीच कई वर्षों से हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयरिंग की व्यवस्था भी रही है। मानसून के दौरान चाइना ऊपरी हिस्से के कुछ जल स्तर और वर्षा संबंधी आंकड़े भारत के साथ साझा करता है ताकि फ्लड फोरकास्टिंग बेहतर हो सके। एक्सपर्ट का मानना है कि भविष्य में दोनों देशों के बीच ऐसा डाटा शेयरिंग और वैज्ञानिक सहयोग और मजबूत करना फ्लड मैनेजमेंट के लिए फायदेमंद हो सकता है। यानी असम फ्लड की कहानी सिर्फ एक स्टेट की कहानी नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज, रिवर साइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और इंटरनेशनल वाटर डिप्लोमेसी, इन चारों का मिला जुला विषय है। असम की फ्लड स्टोरी सिर्फ एक स्टेट की कहानी नहीं, ये क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट तीनों की एक बड़ी परीक्षा है। अगर हर साल फ्लड आने के बाद सिर्फ राहत बांटी जाएगी तो अगले साल फिर वही तस्वीर दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर साइंस, प्लानिंग, टेक्नोलॉजी और ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन साथ आए तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आखिरकार फ्लड को रोकना शायद हमेशा संभव ना हो, लेकिन फ्लड से होने वाली तबाही को कम करना जरूर संभव है। अगर आपको ये फैक्ट बेस्ड विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वेरीफाइड न्यूज विश्लेषण सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आपके हिसाब से असम फ्लड का सबसे प्रभावी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या हो सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।